नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व रहता है। इस टॉपिक में हम आपको लगातार विभिन्न वगैरह आते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह परिचित करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लगातार आपके सामने वीडियो अपलोड्स करते रहेंगे जिससे हमारी पढ़ाई हुई क्लासें आप तक पहुंच सके, बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात जहन में आती है। हम बात करते हैं प्राचीन काल में। सबसे पहले मौर्यों ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। फिर देखते हैं मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लड़ाई झगड़े, युद्ध, राजा महाराजाओं के आपसी संघर्ष, कोई स्थायी राजनीतिक व्यवस्था भारत में स्थापित नहीं हो सकी। राजनीतिक व्यवस्था की वास्तव में शुरुआत करते हैं हम सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो भारत समेत एशिया के अनेक देशों में व्यापार के लिए ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। वो व्यापारी बनकर भारत आए थे, लेकिन व्यापारी ही न रह करके यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी। ये प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन व्यापारी बनकर नहीं रहे, ये यहाँ पर राज किया और लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया था। लेकिन इस दौरान हमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विकासों के माध्यम से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सिरे में देखने का मौका मिला, जो हमारे संविधान का एक दर्शन बनती गई और धीरे धीरे भारत की जो आज राजनीतिक व्यवस्था है उसके पीछे के राजनीतिक विकास में हम उनको ढूंढते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो अंग्रेजों ने कैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। बात करते हैं 1757 प्लासी का युद्ध। याद है दोस्तों, प्लासी का युद्ध, ये वो युद्ध है जो भारत की राजनीतिक दिशा को एक नई दिशा पर ले जाने का प्रयास किया गया। याद है 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में आपने देखा अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब की पराजय हुई। शुरुआत में बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और वहां पर वो राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन वास्तव में 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध था, वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला युद्ध था। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में फिर से बंगाल के नवाब बुरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पराजित हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पराजित हो गए। इस युद्ध में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया और बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजों का राज संपूर्ण भारत पर स्थापित हो गया। अब यहाँ इन प्रारंभिक परिचय के बाद हम देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा आता है आपका ब्रिटिश क्राउन का शासन। दोस्तों, आपको याद है ना
कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि, जिनको गवर्नर जनरल ये कहा जाने लगा, ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रयास करने लगे। अब यहाँ पर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 1764 से लेकर के 1858 तक, याद है दोस्तों 1757 का विद्रोह है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस दौर में जो राजनीतिक सुधार अंग्रेजों के द्वारा किए गए, उन राजनीतिक सुधारों को अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरा, ब्रिटिश क्राउन का शासन आपका आता है 1858 से 1947। याद है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और संपूर्ण ब्रिटिश व्यवस्था समाप्त हो गई थी और हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था तब तक, जिसके लिए प्रयास जारी थे और भारतीयों ने बनाया था। लेकिन हमारे संविधान का जो विकास है वो इन दो व्यवस्थाओं के बीच इर्द गिर्द ही घूमता है। अब वास्तव में हमारे वीडियो की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है जो हमारे संविधान के विकास के लिए जिम्मेदार थे। भारत का संवैधानिक विकास, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के दौरान संवैधानिक विकास और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के दौरान ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले अपन इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के संविधान के लिए जो पहला अधिनियम लाया गया था वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर है। आज भी हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था, किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, गवर्नर भारत के बंगाल का बना था, लेकिन अपन तो भारत की बात करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह के विभिन्न क्वेश्चंस की यहाँ से शुरुआत होती है। अब आपकी इस वीडियो में यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू हो रहे हैं, आप आराम से ध्यान लगा के सुनने का प्रयास करना दोस्तों। हम आपको एक एक बिंदु के आधार पर सब कुछ आसानी से समझाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान था जो गवर्नर था। एक मिनट दोस्तों, बीच में आपसे बात कर रहे हैं। अपन अभी बात की थी 1757 का प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में विजयी होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रशासक बनता है। ध्यान रखना दोस्तों, 1757 के प्लासी की युद्ध की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो कौन था? पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, जिसके अधीन बंगाल का प्रशासन आता था। ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव कब तक रहता है? 1773 तक। इसमें चेंजेस क्या आता है? देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे उनके बारे में फिर से फोकस करना। गवर्नर को संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। दोस्तों याद रखना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव।
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं दोस्तों, याद रखना। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको संपूर्ण बंगाल, कलकत्ता में बना था, संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इसके अधीन दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, इसके अधीन जो आपका बंबई व मद्रास, इन प्रेसिडेंसी शहरों को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब भारत की राजनीतिक व्यवस्था बंगाल से बाहर निकल करके धीरे धीरे भारत में फैलने लगी। याद रखना दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, उसके प्रशासन का अधिकार क्षेत्र मुंबई व मद्रास प्रांत तक भी पहुंचे गया था। ये दो प्रेसिडेंसी शहर, तीन प्रेसिडेंसी शहर बोलते हैं, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसी शहरों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस गवर्नर के द्वारा संभाली जाएगी। तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं अपन। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना, अंग्रेजों ने भारत की न्याय व्यवस्था में भी सुधार लाने के लिए सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में न्याय व्यवस्था की शुरुआत भी इसी राजनीतिक व्यवस्था के दौरान हो चुकी थी, और वो एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्ब्रे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। ओके दोस्तों, इसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम का था क्या, कि जो अभी मैं बात कर रहा था ना प्रेसिडेंसी शहर, यहाँ पर प्रेसिडेंसी शहरों में ही तीनों शहरों में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों में क्या स्थापित की गई? यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई। मतलब भारत की राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ न्याय व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रावधान आने लगे। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपन इन प्रावधानों को देखते हैं एक बार फिर से। गवर्नर जो बंगाल का, कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके स्थान पर संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो गवर्नर के पद की जगह पर नया पद क्या हो गया? गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों भारत का नहीं, हम सिर्फ बंगाल का पढ़ते हैं, क्योंकि आगे एक और एक्ट आएगा जिसके तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किसको घोषित किया गया था, वो क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है। तो ये सिर्फ बंगाल का था, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया था, दो प्रांत जुड़ गए थे, बंबई और मद्रास। दोस्तों इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो 2 मिनट के लिए। चलो दोस्तों, अपन दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान भारत के संवैधानिक विकास का अपन पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट संवैधानिक विकास का अगला प्रावधान दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, उन प्रावधानों पर अपन गौर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? सबसे पहले प्रावधान की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापारी बन के आए थे, वो व्यापार भी करना चाहते थे और साथ साथ भारत को शासित भी करना चाहते थे। व्यापार के सिलसिले की बात करें तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण भारत में व्यापार का एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण भारत में व्यापार का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये महत्वपूर्ण प्रावधान हो गया। दूसरी अपन बात करते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, अभी मैंने बात की थी
तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में यूनिवर्सिटीज स्थापित हो चुकी थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर प्रतिवर्ष अंग्रेज भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। शिक्षा के लिए तय किया गया कि प्रति वर्ष अंग्रेज भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रावधान आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट जो इस प्रावधान का अंतिम प्रावधान था, क्योंकि अपन बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दौरान जो भारत का संविधान विकास हुआ था उसको अपन मोटे रूप से 3 भागों में बांट रहे थे। पहला आया था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आया था 1813 का चार्टर एक्ट और तीसरा आया था 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? प्रावधान की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। दोस्तों नोट करना, क्वेश्चन थोड़े इस तरह से आते हैं। आपको बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे पहला तो क्या आंसर दोगे? वॉरेन हेस्टिंग। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप किसका नाम लोगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद है दोस्तों, ये वही बेंटिंक है जिसने राजा राममोहन राय के प्रयासों के आगे झुकते हुए सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1829 पारित किया था। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो संपूर्ण भारत का ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान लाया गया स्वशासन को बढ़ावा देना। स्वशासन को बढ़ावा देना। अब आपको याद है दोस्तों, धीरे धीरे भारत में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी थी और इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान आपका बनकर आया था 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही हो या कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें, हम आपको और भी बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण एक्ट, पहला कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट जिसमें संपूर्ण भारत में अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट जिसमें बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों एक चीज याद रखना अच्छी तरह, गवर्नर शब्द अकेला आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। आराम से दे सकते हो, लॉर्ड क्लाइव। फिर बात आती है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका आंसर आता है वॉरेन हेस्टिंग। फिर बात तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ था संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों आपका जवाब आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो दोस्तों इन 3 संवैधानिक प्रावधानों में अपने को 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। इनको आराम से अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, नोट कर लेना अच्छी तरह से। और यदि फिर भी आपको कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। उतारो दोस्तों, इसको नोट कर लो। भारत के संवैधानिक विकास का अगला बिंदु अपन पढ़ रहे हैं। अपना अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम
व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुआ। अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे दोस्तों, आपको थोड़ा सा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। 1857 का विद्रोह किस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह हुआ था। सब चीजें आपको याद है दोस्तों, कैसे कहाँ से बैरकपुर से विद्रोह शुरू हुआ था। पहला जो विद्रोह था मेरठ से शुरू हुआ था, फिर आपको देखते देखते पूरे भारत में ये विद्रोह फैले गया था। अब अंग्रेजों के सामने एक चिंता हो गई कि ये भविष्य में भारत में ऐसा बड़ा विद्रोह हमारे खिलाफ न हो, इसके लिए अपन क्या करें। सोचने पर वो मजबूर हो गए, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, क्यों न भारत की राजनीतिक व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए जाए, अभूतपूर्व बदलाव किए जाए। और दोस्तों ये नियम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका प्रत्येक प्रावधान एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है आपके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। दोस्तों जिस 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था, वो 1858 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात करते हैं अपन दोस्तों, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, किसका, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन याद है दोस्तों, ब्रिटेन में शासन का सर्वा कौन माना जाता है, वहां का जो राजकुमार, महारानी या महाराजा। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ किस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत। जाहिर सी बात है, अब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तीसरा अधिनियम था दोस्तों, इसके साथ साथ भारत सचिव पद की शुरुआत। अब दोस्तों भारतीय मामलों की देखरेख के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक व्यक्ति नियुक्त होगा, उसका नाम क्या होगा, भारत सचिव होगा। उसका नाम क्या होगा, भारत सचिव होगा। भारत सचिव इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठेगा और भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में देखेगा। तो भारत सचिव पद की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की थी, 1858 के अधिनियम के तहत। चौथा इंपॉर्टेंट प्रावधान था गवर्नर जनरल का पद समाप्त। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कब गठित हुआ गवर्नर जनरल का पद, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और वो पद कब समाप्त कर दिया गया, 1858। अब जाहिर सी बात है, इसकी जगह पर नया अधिकारी बैठेगा, उस नए अधिकारी का नाम क्या होगा, वो आपके सामने आता है। उसकी जगह पर वायस राय का पद शुरू। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में शुरू हुए थे। वायसराय का पद शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों, कौन सा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, आंसर दीजिए दोस्तों, कौन, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भारत के प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया जाएगा दोस्तों, और ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो नमस्कार दोस्तों, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगले वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रावधान जो 1858 के थे, उन प्रावधानों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। सभी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेज में आप उसे देखना न भूलें, और प्लीज़ दोस्तों इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम आपके सुझावों पर गौर करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप हमें ऑनलाइन बता सकते हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।